हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत के पांचवा वंश कौन है, दिल्ली सल्तनत के पांचवा वंश लोदी वंश, जिसका शासनकाल कब था 1400 मतलब 1451 से 1526 ईस्वी तक था। देखिए, लोदी वंश का शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी में, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर क्या होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होता है और इब्राहिम लोदी युद्ध करते हुए मारा जाता है और 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों में आपको हम बता दिए हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में, उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत में पहला दास वंश, उसको गुलाम वंश भी बोलते हैं या ममलुक वंश बोलते हैं, तो उसका भी वीडियो है, प्ले लिस्ट में है, आप वहां जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, उसके बाद आपको खिलजी वंश बता दी है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश बता दी है और तुगलक के बाद आपको सैयद वंश बता दिए। क्या? सैयद वंश बता दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 4 वंश हम आपको बता दिए हैं। 5वां वंश है लोदी वंश। तो लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक है। तो हम लोदी वंश के तीसरा राजा कौन है, इब्राहिम लोदी के बारे में बताएंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान होता है और लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान होता है। क्योंकि इससे पहले फ्रेंड्स हम आपको लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के बारे में और सिकंदर लोदी के बारे में वीडियो बना दिए हैं। क्या है कि पूरा वीडियो एक साथ लाने पे ना वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है, तो स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर एक ही राजा का एक वीडियो बनाइए और छोटा छोटा वीडियो लाइए। ओके, तो देखिए आप बोले, अब क्या करते हैं, हम अपना छोटा छोटा वीडियो अपलोड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है कि देखिए, आपको क्या करना है कि चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच क्या करना है, जो लेक्चर है उसको शेयर कीजिए। ओके, और क्या कीजिए कि यदि आप जाके टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए स्टडी विद क्रेजी गुरु का। ओके, तो चलिए हम लोदी वंश के बारे में जानते हैं। तो लोदी वंश के संस्थापक आपको बता दिए ना, बहलोल लोदी, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। ओके, उसके बाद आपको बता दिए सिकंदर लोदी। क्या? देखिए, सिकंदर लोदी के बारे में, बता दिए। सिकंदर लोदी जो है दिल्ली पे 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो पुत्र होता है, कौन है, नाम क्या है, इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी जो है 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर क्या करता है, शासन करता है। ओके फ्रेंड्स, इतना हम आपको बता दिए। चलिए, इससे पहले हम आपको बता दें, सिकंदर लोदी का हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, उसमें आपको हम क्या मैप के बारे में बता दिए हैं। तो रोज रोज मैप को बताना क्या है, वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है। तो आपको एक चीज खाली बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत, और यहाँ है मेवाड़, चित्तौड़गढ़, है ना। मेवाड़ के राजा कौन थे उस वक्त? मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। चलिए हम आपको बताएंगे, जब खतौली का युद्ध होगा ना इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, तब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए ना। चलिए, अब हम आते हैं, इस पे स्टार्ट करते हैं। तो इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। इब्राहिम लोदी, ओके, और 1517 में शासक बनता है और 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, युद्ध में मारा जाता है। तो चलिए अब बताते हैं आपको। देखिए, वह 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब? 1517 ईस्वी में। और कोई भी शासक जब शासक बनता था तो क्या करता था, वो उपाधि लेता था। ओके, क्या लेता था? उपाधि लेता था। ओके, तो उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता था, तो उसका नाम था, जो उपाधि लिया था, इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ जो इब्राहिम लोदी है, वो दिल्ली की सल्तनत पे, दिल्ली की गद्दी पे क्या करता है, मतलब लोदी वंश पे शासन करता है, शासक बन जाता है। किसका? दिल्ली का शासक बन जाता है। और कहाँ पे गद्दी पर बैठता है? देखिए, 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है आगरा में। बोलिए सर, आगरा में क्यों? देखिए, आगरा में इसीलिए क्योंकि आपको बताया था ना, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी जो है आगरा का स्थापना किया था, आगरा शहर को बसाया था। कौन? सिकंदर लोदी। और 1506 ईस्वी में आगरा शहर को क्या बना था, वो अपना राजधानी बनाया था। इसीलिए जो इब्राहिम लोदी है 1517 ईस्वी में आगरा में, कब? आगरा में दिल्ली की गद्दी, मतलब आगरा में गद्दी पर बैठता है इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ। ओके, उसके बाद देखिए, जब वो शासक बनता है तो उसे अनेक विद्रोहों का
क्या सामना करना पड़ता है। तो अनेक विद्रोहों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। विद्रोह मतलब क्या, जैसे मैं वो आपको आगे बताते हैं। अभी उसका भाई भी विद्रोह कर देता है, उसका चाचा भी विद्रोह कर देता है, अनेक सरदार जो मजबूत सरदार था, कुलीन वर्ग था, वो भी विद्रोह किया किस पे, इब्राहिम लोदी पर। और आपको बता दें कि देखिए 1517 में ही आपको बताएंगे ना, अभी खतौली का भी युद्ध हुआ था। ओके, तो इसलिए उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए विद्रोह क्यों किया। देखिए जब इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है तो क्या करता है, उसने अपने क्या था, पुराने एवं वरिष्ठ जो सेना कमांडर था उसको हटा देता है। जो पुराने एवं वरिष्ठ सेना जो कमांडर था उसको हटा देता है, और नया वफादार जो उसका वफादार था, नया सेना कमांडर था, उसको दरबार में क्या करता है, नियुक्त करता है। तो इससे क्या होता है, जो पुराने वरिष्ठ सेना कमांडर थे वो नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए इससे नाखुश होकर, मतलब इससे क्या हो गया, नाखुश हो गया उसका जो चाचा था। चाचा का नाम देखिए एग्जाम में पूछ देगा, आलम खां। आलम खां चाचा था। और दौलत खां कौन, पंजाब के शासक था। तो उसने बाबर को आक्रमण करने के लिए, मतलब कहा, बाबर को आक्रमण करने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। किसने, आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, और दौलत खां जो कि पंजाब के शासक था। उसने जो बाबर है उसको आक्रमण, भारत मतलब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए भारत आमंत्रित करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार और बता दें, देखिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्जाम दीजिए, यदि आपके हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत है तो क्वेश्चन आएगा ही। ओके, यही यही जो क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, बस क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाएंगे। आप जाके मध्यकालीन भारत का प्ले लिस्ट देख लीजिए, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्या करना है, पॉइंट नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए, तो क्या होता है, आलम खां जो उसका चाचा और दौलत खां पंजाब के शासक क्या करता है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। ओके, उसके बाद देखिए इससे पहले क्या करता है, देखिए इब्राहिम लोदी जो था उसका भाई का नाम क्या था, जलाल खां। ओके, जलाल खां को जौनपुर दे देता है, मतलब जौनपुर का शासक नियुक्त कर देता है। किसको, वो अपने भाई इब्राहिम लोदी जो है अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त कर देता है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद क्या करता है, जौनपुर को अपने कब्जा में कर लेता है, और भाई को जो शासक बनाया था उसको क्या कर देता है, पद से हटा देता है, उसको शासक नहीं बनाने देता है, नहीं बनने देता है। क्या करता है, जौनपुर को अपने जो दिल्ली सल्तनत है उसमें मिला लेता है। ओके, तो इससे उसका भाई भी जो है वो भी नाखुश हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपको बताए थे ना, देखिए खतौली का युद्ध, देखिए खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। देखिए खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। तो आप बोलिएगा सर खतौली कहाँ है, देखिए कोई कोई एग्जाम में पूछ देगा खतौली वर्तमान में किस राज्य में है। तो खतौली जो है राजस्थान में है। कहाँ, राजस्थान है, राजस्थान में है। तो देखिए जब वो शासक बनता है 1517 ईस्वी में, तो आपको हम जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको राणा सांगा के बारे में बताएंगे, राजपूत शासक में। यदि आप राजस्थान वाले हैं तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि राजस्थान में तो पूरा पढ़ना पड़ता है, मेवाड़ वंश में है ना, गोहिल वंश में। तो देखिए क्या है, जो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खतौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब राणा सांगा विजयी हो जाता है, राणा सांगा जीत जाता है, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और हारने के बाद किसी तरह वो जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। कहाँ से, रणभूमि से, खतौली से भाग जाता है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि देखिए आपको राणा सांगा का एक हाथ भी कट जाता है, और एक पैर पे तीर लग जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, वो मतलब लंगड़े भी हो जाते हैं। ओके, देखिए आपको बता दे, राणा सांगा को 52 घाव था। कितना, देखिए 52 घाव था। ओके, उनका आंख भी, मतलब आंख में भी तीर लग गया था। ओके, एक आंख से भी अंधे थे, उसके बाद एक पैर से भी लंगड़े थे, और एक हाथ भी नहीं था। किनको, राणा सांगा को। ओके, बहुत वीर योद्धा थे। और बता दे, देखिए उनके पिता का नाम क्या था, रायमल नाम था राणा सांगा के। ओके, तो चलिए, और राणा कुंभा के वंशज थे कौन, राणा सांगा। तो इतना समझ गए ना आप। देखिए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है, किससे, मेवाड़ के राजा थे कौन, राणा सांगा से हार जाता है, और किसी तरह वो अपना जान बचा के वहां से
भाग जाता है। ओके, उसके बाद आपको हम बताएंगे, जब बाबर पढ़ाएंगे ना तो 1527 ईस्वी की घटना बताएंगे। 1527 ईस्वी में घटना, उसमें किस खानवा का युद्ध होता है। क्या, कौन सा? खानवा का युद्ध होता है। देखिए, खानवा का युद्ध हो जाता है, युद्ध होता है उसमें, किसमें? राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो उसमें भी बाबर विजयी हो जाता है। तो चलिए, उसके बाद देखिए, आपको पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछते रहता है। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध भी पूछेगा, तराइन का द्वितीय युद्ध भी पूछेगा। ओके, उसके बाद जब आप आधुनिक भारत में जाइएगा तो आपको पलासी का युद्ध पूछेगा और बक्सर का युद्ध पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन रहता है। ओके, तो आज हम आपको पानीपत का प्रथम युद्ध दिखाते हैं। देखिए, पानीपत के जब प्रथम युद्ध होता है तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। देखिए, डेट तो नहीं पूछता है 21 अप्रैल, लेकिन क्या है, 1526 ईस्वी आपसे पूछ देता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और इब्राहिम लोदी जो है अपने 15,000 सैनिकों के साथ, कितना? 15,000 से अधिक सैनिकों के साथ युद्ध में मारा जाता है। ओके, 15,000 से अधिक सैनिकों के साथ युद्ध में मारा जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी। ओके, और इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ते हुए मारा गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 5 वंश में लोदी वंश का एक ऐसा सुल्तान था इब्राहिम लोदी जो युद्ध भूमि में मारा गया। इतना समझ गए ना आप? देखिए, पराजय का तो कोई कारण होगा ना। देखिए, पराजय ये था, देखिए आपको बताते हैं। आपको तो पहले के वीडियो मध्यकालीन भारत में देखिएगा आप, तुर्कों का आक्रमण ये था कि मतलब वो, मतलब घोड़ा पे सवार होकर कितना भी किलोमीटर वो दूरी तय कर लेते थे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके बाद वो बिजली की तरह युद्ध लड़ते थे। यदि उनको लगे कि नहीं आप हमको आगे बढ़ना है युद्ध के लिए, तो वो आगे बढ़ जाते थे, और लगता था कि नहीं आगे खतरा है तो एकदम वो पीछे हट जाते थे। ओके, तो इब्राहिम लोदी को ये पता था कि जो बाबर है युद्ध में किस तरह लड़ेगा, मतलब सामने 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 लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए, बाबर क्या करता है, कुछ सैनिकों को गांव में छुपा देता है, कुछ को जंगल में छुपा देता है और कुछ से युद्ध लड़ता है। तो जब इब्राहिम लोदी आक्रमण के लिए जाता है तो उसको मतलब क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। ओके, और देखिए, प्रथम बार तोप का प्रयोग करता है। ओके, देखिए, इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं था कि बाबर किस तरह युद्ध लड़ेगा। उसको पता था कि जिस तरह आपको पता है ना, तुर्क आक्रमण था, आपको पता है ना, मोहम्मद गजनबी हो गया, उसके बाद मोहम्मद गोरी हो गया, उसके बाद और युद्ध लड़ते आ गया ना, जो गुलाम वंश हो गया। तो उसको पता ही नहीं था कि तीर से लड़ेंगे, भाला से लड़ेंगे, हाथी से लड़ेंगे, है ना, घोड़ा पे सवार होकर तीर चलाएंगे, लड़ेंगे, ऐसे होता है। लेकिन बाबर जो था प्रथम बार तोप का उपयोग करता है, तो उसको पता ही नहीं, इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं चला कि युद्ध में क्या होने वाला है। तो बताइए, देखिए, प्रमुख तोपची कौन था? प्रमुख तोपची था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। याद रखिएगा, एक एग्जाम ये जो पॉइंट है एकदम VVI क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेगा जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मतलब बाबर का जो तोपची सहयोग किया था उसका नाम क्या था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ओके, तो चलिए इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, बाबर की ठोस प्रतिरक्षा प्रणाली का ज्ञान इब्राहिम लोदी को नहीं था। आपको तो पीछे ही बता दिए ना, उसको मतलब जो किस तरह युद्ध लड़ेगा, तोप का प्रयोग करेगा, कैसे युद्ध लड़ेगा, इसको कोई पता नहीं था इब्राहिम लोदी को। वही कारण है कि इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और युद्ध में मारा जाता है, और 1526 ईस्वी में बाबर मुगल जो वंश की स्थापना कर देता है। याद रखिएगा ये बात। चलिए, उसे यह आशा था कि बाबर जो गतिशील शैली से युद्ध लड़ेगा, जो मध्य एशिया वालों के लिए आम बात है। आपको बता दी ना, जो तुर्क तुर्क के बारे में आपको बताए थे, बिजली की तरह तो टूट पड़ते थे। यदि उनको आगे कोई डर मतलब क्या, उनको कुछ डर लगता था कि आगे कुछ होने वाला है, तो पीछे भी उसी तरह पीछे हट जाते थे। तो क्या है, उसे यह आशा था कि बाबर जो है गतिशील शैली से युद्ध करेगा, जो मध्य एशिया वालों की आम बात थी। इतना समझ गए? चलिए, उसके बाद देखिए, बाबर जब युद्ध जीतता है तो आप कहिएगा सर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछ देगा ना, से बाबर जब युद्ध जीतता है तो वो अपनी विजयी का जो श्रेय है किसको देता है? तो आप क्या कीजिएगा, यदि आप पढ़े नहीं रहिएगा ना तो आप तुपची को दे दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना, आप थोड़ा
स्टडी विथ क्रेजी गुरु का मेंबर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब हम कोई भी वीडियो इस पर डाला जाएगा तो आप पे नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा। और क्या है कि आप वीडियो देखते रहिए, ये नहीं कि कल देख लेंगे परसों नहीं, जिस तरह वीडियो आ रहा है उस तरह आप भी देखिए। ओके, तो चलिए, तो बाबर अपने जीत का श्रेय किसको देता है? तीरंदाज को देता है, तोपची को मत देता है। देखिए, तोपची आप नहीं कर दीजिएगा, तीरंदाजी को देता है। बाबर जो है अपनी युद्ध का श्रेय किसको देता है? तीरंदाज को देता है। देखिए क्या होता है कि जब तोप चलाता है तो सैनिक में क्या हो जाता है, मतलब बिखर जाता है सैनिक। ओके, उसके बाद इधर उधर भागने लगते हैं। तो जो तोप से बच गया सो क्या हो गया, जो तीर तीर से चलाता था, जैसे में क्या हुआ कि दोनों तरफ से बीच में तोप था। देखिए, बीच में तोप था। ओके, बीच में तोप था, और यहाँ पे बाबर का क्या था, देखिए तीरंदाज था, और यहाँ भी तीरंदाज था। ओके, और यहाँ से लोदी इब्राहिम लोदी का सेना आया। ओके, इब्राहिम लोदी का सेना इस तरह आया। वो क्या होता है कि बीच में जब तोप चलता है तो जो सैनिक है इस तरह आता है, लेकिन कुछ सैनिक इधर भागते हैं। ओके, अफरा तफरी आप जानते हैं ना। देखिए, कुछ सैनिक इधर भागते हैं और कुछ सैनिक इधर भाग जाते हैं। और बाबर का जो तीरंदाज था इतना मतलब खतरनाक तीरंदाजी था, मतलब इधर से भी बाण चला दिया, तीर चला दिया, इधर से भी तीर चला दिया। ओके, तो सैनिक भागे कहाँ? सैनिक वहीं पे क्या हो जाता है, सैनिक मर जाता है सब। ओके, तो इतना समझ गया आप। तो बाबर अपनी जीत का श्रेय किसको देता है? तीरंदाज को दे देता है, इसीलिए तीरंदाज को जो युद्ध का जीत का श्रेय देता है। ओके, उसके बाद देखिए, तुलुगुमा पद्धति से युद्ध लड़ता है। आपको ये सर तुलुगुमा पद्धति क्या है, देखिए एग्जाम में पूछता है। तुलुगुमा पद्धति होता है जी, देखिए आधी सेना को बाएं, आपको बताया ना अभी, आधी सेना को बाएं और आधी सेना को दाएं खड़ा कर देता है। ओके, और शत्रु सेना पर पीछे से वार करना। देखिए, यहाँ से भी वार करता है, यहाँ से भी वार करता है, और आपको बताया था ना कुछ जंगल में सेना को छुपा दिया था, कुछ नगर में छुपा दिया था, तो पीछे से भी वार करता है। ओके, तो जो सैनिक है वो भाग नहीं पाते हैं। ओके, सैनिक भाग नहीं पाते हैं, और युद्ध में ही 15,000 से अधिक सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ओके, तो देखिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आज इब्राहिम लोदी तक हो गया। आपको हम पांचों वंश के बारे में बता दिए, दास वंश के बारे में बता दिए, खिलजी वंश के बारे में बता दिए। ओके, उसके बाद आपको तुगलक वंश के बारे में बता दिए, सैयद वंश के बारे में बता दिए, और लोदी वंश के बारे में बता दिए। अब अगला वीडियो यहाँ का जो सैन्य व्यवस्था हो गया, कृषि में क्या कर लगता था, उसके बाद क्या हो गया, मतलब जितना भी आपको किसके किसके बरनी के बारे में, कौन कौन जो साहित्यकार थे उनके बारे में, किसके द्वारा क्या पुस्तक बनाया गया, लिखा गया, उसके बाद स्थापत्य कला के बारे में, सब वीडियो एक एक वीडियो में इसी तरह रेगुलर आते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।